हेलो। आज हम सब गद्य खंड के अंतर्गत शेखर जोशी की रचना गलता लोहा को पढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व की पाठ को पढ़ें लेखक का परिचय कर देते हैं। तो शेखर जोशी का जन्म उत्तरांचल में अल्मोड़ा जिले में 1932 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद हैं। इन्हें इनकी रचनाओं के लिए पहल सम्मान से भी नवाजा गया। पिछली सदी का छठवां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज में जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। छात्रों, चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। अब देखिए, कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं। पहला है मोहन और दूसरा है धनराम। दोनों बचपन है जाति का लोहार है और मोहन जो है जाति से ब्राह्मण है। तो लेखक कहते हैं कि मोहन नाम का जो ये लड़का है वह बिना प्रयास के ही शिल्पकार टोले की ओर चला गया और शायद उसके मन में धनराम लोहार जो उसका मित्र था उसके भट्ठी की अनुगूंज का मतलब होता है रह रह कर कानों में गूंजने वाली आवाज़। आफर का मतलब होता है भट्ठी। तो धनराम लोहार की जो लोहे की भट्ठी थी उसकी अनुगूंज, उसकी प्रतिध्वनि शेष थी उसके कानों में, जिसको पिछले 3-4 दिनों से वह दुकान की ओर से जाते हुए सुनता रहा है। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता टनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि जब उधर से हो जाता है तो उसे, यहाँ एक शब्द आया है निहाई। निहाई का अर्थ होता है वह लोहे का टुकड़ा जिस पर धातुओं को रख के पीटा जाता है। तो लोहे के टुकड़े पर यानी निहाई पर जब लाल गर्म लोहे को हथौड़ी से पीटा जाता है, यानी आग में जलाकर लोहे को हथौड़ी से जब पीटा जाता है तो उससे जो आवाज़ आती है और फिर लोहा ठंडा
करके उसको जब पीटा जाता है तो उसकी आवाज़ जो टन आती है, यह सारी आवाज़ वह दूर से ही सुनकर पहचान सकता था। लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। अब लेखक कहते हैं कि निकला तो वह इसलिए था हंसुआ लेकर कि खेत के किनारे जो लंबी घास उगाई है उसको काट के आज साफ करेगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यानी कुल मिला के पिताजी का भार अब पुत्र अपने ऊपर उठाना चाह रहा है, इसलिए खेतों के किनारे जो घास उगाई है उसको काटने की तैयारी कर रहा था। और मोहन के पिताजी ब्राह्मण हैं तो पंडिताई का काम करते हैं, लोग घर में पूजा पाठ कराते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि अब वो पूजा पाठ का काम भी उनसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि उम्र बढ़ गई है। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। यानी जो मेहनत पंडिताई में है उस मेहनत को अब उनका बूढ़ा शरीर झेल नहीं पाता है, इसलिए वह पूजा पाठ भी ठीक ढंग से अब नहीं करा पाते हैं। इसलिए उनके भार को अब उनका पुत्र उठाना चाह रहा है, लेकिन बस खेतों के काम तक ही वह इस जिम्मेदारी को सीमित रखना चाहता है, चूँकि उसकी रुचि पुरोहिताई में या पंडिताई में नहीं है। आगे चल के इस बात का पता अगली लाइनों में आपको चलेगा। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निःश्वास लेकर कहा था, यानी सुबह सुबह की ही बात है, मोहन के पिताजी ने लंबी सांस खींचते हुए, लंबी सांस लेते हुए उससे कहा था कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की बात नहीं। पिताजी ने साफ कह दिया कि चंद्रदत्त जी के यहाँ जाना था आज रुद्री पाठ करने। रुद्री पाठ शंकर भगवान की पूजा करने का एक साधन है, तो कहा कि ये रुद्री पाठ करने चंद्रदत्त जी के यहाँ जाना था, लेकिन वहाँ जाने में 2 मील की सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो वह मेरे इस बूढ़े शरीर के बूते की बात नहीं है। यानी पिताजी यह बात अपने पुत्र से इसलिए कह रहे हैं कि अब पुत्र इस काम को संभाले। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। यानी आज्ञाकारी पुत्र है तो पिता की आज्ञा को कैसे टाले, ना कैसे कहे, इसलिए उसने कुछ बोला ही नहीं। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। यानी मोहन समझ गया कि पिताजी क्या चाहते हैं। पिताजी चाहते हैं कि उनके जगह पे ये पूजा पाठ का काम वो स्वयं करे, लेकिन एक तो पूजा कराने का उसे अभ्यास नहीं है और न वैसी गति है पूजा कराने की। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। यानी बात सुना और अनसुना कर दिया। उसने कोई सुझाव नहीं दिया अपनी तरफ से कि ठीक है मैं चला जाऊंगा या आप थोड़ा सा और इसको अभी करते रहिए, बाद में मैं संभाल लूँगा। ऐसी कोई बात उसने नहीं की। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। यानी जिस प्रकार पिताजी ने उसके कहा, लेकिन उसने उस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। बात कह दी गई और उसका कोई उत्तर नहीं मिला। यानी सीधी सी बात है कि पुत्र इस कार्य को करना नहीं चाहता है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। हालांकि घर से तो वह हंसुआ लेके निकला था घास काटने के लिए, खेत के किनारे जो लंबे घास उगाए हैं, लेकिन जब हंसुए पे हाथ फेरा तो उसे लगा कि हंसुए की धार कुंद है, तेज नहीं धार है उसकी। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। यानी अब मोहन धनराम की दुकान पे पहुंच गया है और धनराम को कार्य करते हुए देख रहा है।
मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, यानी अब दोनों मित्रों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। तो मोहन पूछता है धनराम से कि मास्टर साहब तो अब तक ईश्वर को प्यारे हो गए होंगे, यानी बचपन की बातें हैं अब दोनों मिलके याद कर रहे हैं। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई, यानी भूली बिसरी यादें जिसको वो भूल चुका है। बचपन के वो दिन बीत गए हैं, अचानक बचपन की बातों को सुनकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। कहा कि बड़े अच्छे आदमी थे, और सच कहूँ तो जब तक वह मर नहीं गए, यानी आखिरी सांस जब तक उन्होंने नहीं ले ली, तब तक उनके डंडे का डर मुझे लगा ही रहता था। और अभी पिछले ही साल वह मरे हैं, यानी ईश्वर को प्यारे हुए। दोनों हो कर हंस दिए, यानी दोनों उनकी छड़ी की बात सुन करके हंस पड़े। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बात बीती हुई दुनिया में लौट गए, यानी ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए वो दोनों किसी और दुनिया में चले गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहारदीवारी में उतरते हैं। छात्रों, यह ठीक वैसे ही हो रहा है इस समय जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, फ्लैशबैक में आदमी चला जाता है। तो अब ये फ्लैशबैक की कहानी आपको सुनाई जा रही है। यानी गोपाल सिंह की दुकान से हुक्का पीते थे मास्टर साहब त्रिलोक सिंह, और वहाँ से हुक्का पी करके सीधा इस विद्यालय में प्रवेश करते थे। थोड़ी देर पहले तक धमाचौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे साफ सूंघ गया, कड़े स्वर में वो पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यानी अब तक जो बच्चे बदमाशियां कर रहे थे, उठापटक कर रहे थे, इधर से उधर अपने में खेल कूद रहे थे, अचानक मास्टर साहब को देखते हैं तो सांप सूंघ जाता है, यानी सब सन्न रह जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। और तब मास्टर साहब कड़े स्वर में पूछते हैं कि तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुँचता ही त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं। यानी यह जानते हुए भी वो पूछ रहे हैं कि प्रार्थना नहीं हुआ, क्योंकि अगर प्रार्थना हुआ होता तो वह दुकान जहाँ वो हुक्का पी रहे थे वो ज़्यादा दूर विद्यालय से नहीं थी, उनका समवेत स्वर सुनाई जरूर देता। समवेत यानी संचित, इकट्ठा स्वर, यानी बच्चों का एकत्रित स्वर वहाँ तक जरूर गया होता और सुनाई दिया होता। लेकिन फिर भी वो बच्चों को घूर घूर कर देख रहे हैं और ये प्रश्न किया कि क्या तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली? फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। और जब उत्तर नहीं मिला तो फिर पूछा कि मोहन नहीं आया आज? मोहन जो था वो पढ़ने में और गाने में बहुत तेज़ था, तो इसलिए मास्टर साहब जी ने मोहन को मॉनिटर बना दिया था। आमतौर पे यही होता है कि पढ़ने में जो अच्छा बच्चा होता है विद्यालय में उसे मॉनिटर बना दिया जाता है। तो मोहन भी चूँकि पढ़ाई में अच्छा था और गाने में भी अच्छा था, इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे मॉनिटर बना रखा था और वही प्रार्थना भी कराता था। कौन सी प्रार्थना होती थी? हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस पिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। अब देखिए ऐसा ही होता है, कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं कक्षा में, तो जब किसी ऐसे बच्चे से, कमज़ोर छात्र से पूछा जाता है सवाल और वो नहीं बता पाता है, तो किसी कुशाग्र बुद्धि वाले को उठा के टीचर पूछते हैं कि चलो तुम बताओ, और जब वो बता देता है तो उसे शाबाशी मिलती है। और यहाँ तो त्रिलोक सिंह ने मोहन को यह भार भी सौंप दिया कि तुम ही बताओ कि
इन बच्चों को क्या दंड दिया जाए जो सवाल का उत्तर नहीं दे पाए। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। यानी मास्टर त्रिलोक सिंह कह देते मोहन से कि जो बच्चा सवाल का उत्तर नहीं दे पाया उसके कान पकड़वा कर उससे 10 बार उठक बैठक लगवाओ। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। अब देखिए, सज़ा देने का भार मोहन पर डाल दिया जाता था कि तुम ही सज़ा दो। तो धनराम भी पढ़ने में अच्छा नहीं था, तो कई बार ये भी होता था कि मास्टर साहब ये भी कह देते थे कि तुम ही मारो बेंत से। तो धनराम ने भी मोहन से कई बार मार खाई है बेत के डंडे से या फिर अपने कान खिंचवाए हैं।